गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम समझेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बेटा, और ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये इस चैप्टर का बेसिक है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो फिर आपको चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, सबसे पहले समझते हैं बेटा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, किस पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल का नाम दिया। देखिएगा ध्यान से, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम बेटा। ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। और अल्फा पार्टिकल जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक, इसका क्या रीजन है, बहुत ध्यान से समझना बच्चा। अ अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट two protons as well as two neutrons बेटा। बहुत ध्यान से समझना, किसी भी एक अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। अब बच्चों एक बात समझिएगा आप ध्यान से कि भाई न्यूट्रॉन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब फाइनली अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज आया दैट इज पॉजिटिव चार्ज बेटा। ठीक, यहां देखेंगे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम बेटा। बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक, इतना इस पर चार्ज होता है बेटा। अब अगर मैं इसके मास की बात करता हूं बेटा, तो जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो हम दोनों प्रोटॉन के मास को प्लस हम दोनों न्यूट्रॉन के मास को एड अप करेंगे बेटा। तो इस हिसाब से अगर मैं अल्फा पार्टिकल का मास देखता हूं दैट इज 6.68 इंटू 10 की पावर -27 kg। और आप सभी को पता है बेटा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग बराबर होता है बेटा। आई सेड अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। ठीक, इस चीज को हम आगे समझेंगे बेटा। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया कि अल्फा पार्टिकल जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक, अब रदरफोर्ड और जो उसके कलीग्स थे उन सभी ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। क्या था वो एक्सपेरिमेंट, आइए उसको डिटेल से समझते हैं बेटा। ठीक, इसका नाम है बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बेटा। बहुत ध्यान से देखेंगे, रदरफोर्ड और उसके जो कलीग्स थे उन्होंने एक इवैक्यूएटेड चेंबर लिया बेटा। इसमें होगा क्या कि जो एयर पार्टिकल्स हैं या जो एयर एटम्स हैं उनके थ्रू अल्फा पार्टिकल पर किसी तरह का कोई भी असर नहीं होगा बेटा। ठीक, कहने का मतलब है वो अल्फा पार्टिकल को अफेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर। तो यहां पर उन्होंने एक लेड कैविटी ली, यहां से उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल की बीम को एक गोल्ड फॉयल की तरफ छोड़ा बेटा। ठीक, अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि भाई गोल्ड ही क्यों सेलेक्ट करा, उसके अलावा कुछ और भी तो हो सकता था, गोल्ड ही क्यों करा बेटा। गोल्ड को सेलेक्ट करने का रीजन ये है बेटा कि गोल्ड को थिन लेयर्स में, मतलब थिन एल्यूमिनियम, थिन जो फॉइल्स होती हैं बेटा, थिन जो फॉइल्स होती हैं उसमें कन्वर्ट करना आसान है एज कंपेयर टू अदर बेटा। ये रीजन था उनको, उनका गोल्ड को सेलेक्ट करने का बेटा। तो उन्होंने देखा बेटा, उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल की बीम ली, यहां पर उन्होंने कोलीमेटर लगा दिया। अब आप कहेंगे कोलीमेटर का क्या काम होता है। कोलीमेटर जो है बेटा अल्फा पार्टिकल्स की बीम को स्ट्रेट रखेगा, उन्हें डेविएट नहीं होने देगा, इधर उधर फैलने नहीं देगा बेटा। ठीक, तो यहां से अल्फा पार्टिकल की जो बीम है वो सीधा गई, कोलीमेटर ने उन्हें एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल बनाया। उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल की बीम जैसे ही गोल्ड फॉइल पर जाएगी, क्लियर, तो उन्होंने इसके आसपास, इसके चारों तरफ बेटा एक ZnS की स्क्रीन ली बेटा, जिसको जिंक सल्फाइड बोलते हैं। ठीक, और इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए एक रोटेटेबल डिटेक्शन लगाया, आप बोल सकते हैं एक माइक्रोस्कोप लगाया बेटा। ठीक, रीजन ये है अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल है जिसको हम नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हमें इसको ऑब्जर्व करने के लिए बेटा, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो
तो यहां पर रदरफोर्ड और उसकी जो टीम थी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी बेटा। अब क्या उनकी ऑब्जर्वेशन थी, बहुत ध्यान से समझना। पहली ऑब्जर्वेशन है मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू दी गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड बेटा। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाई बेटा, तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट चले गए बेटा। ठीक, अब बच्चे सोचेंगे कि भाई यहां पर पता कैसे चल रहा है इस चीज का। यहां देखेंगे ये जो स्क्रीन है बेटा, ZN स्क्रीन है, यहां पर लाइट, फ्लैश लाइट सी बनेगी बेटा यहां पर जिसके थ्रू ये ऑब्जर्व होगा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो कहां पर है, स्क्रीन के कौन से पोर्शन पर है बेटा। ठीक, तो यहां पर हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप या आप बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप है, जिसकी हेल्प से हम उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ये देखा गया बेटा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो थे बेटा वो स्ट्रेट चले गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट बेटा। दूसरा, उन्होंने देखा सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री बेटा। उन्होंने देखा कि 0.14% जो अल्फा पार्टिकल थे वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए बेटा। ठीक, थर्ड, उन्होंने ये देखा अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 8000 की 8000 में से कोई एक ऐसा था वर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्जर एंगल्स मे बी ग्रेटर देन 90, सम ऑफ इवन एट 180 डिग्री बेटा। उन्होंने देखा कि 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, तो इसके लिए जब उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व करा तो इसके बेसिस पे उन्होंने 3 कंक्लूजन दिए बेटा। क्या कंक्लूजन थे? पहला कंक्लूजन ये था बेटा कि जब अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए थे उसके थ्रू, तो उन्होंने कहा बेटा मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, कि जो एटम में मैक्सिमम स्पेस है वो एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी ना होता तो ये जो अल्फा पार्टिकल थे स्ट्रेट नहीं जाते बेटा, उन्हें जगह मिल गई, इस वजह से अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। ठीक, दूसरा उन्होंने ये कहा द पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन एट द सेंटर ऑफ एटम नेम्ड एज न्यूक्लियस। उन्होंने ये कहा बेटा कि अल्फा पार्टिकल का जो पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, सॉरी अल्फा पार्टिकल नहीं, अल्फा पार्टिकल पर तो पॉजिटिव चार्ज है, जो एटम पर पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है, जो मतलब न्यूक्लियस है बेटा, वहां पर कंसंट्रेट कर रहा है। मतलब किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट कर रहा है, जिसको न्यूक्लियस कहा गया। कि किसी भी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर बना हुआ है बेटा, इस बात को याद रखेंगे। तीसरा, the alpha particles which travel through the nucleus directly get flyback due to the Coulomb's force of repulsion and ultimately come to rest। इसका क्या मतलब था? कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे 8000 में से कोई एक जो गया और जाकर सीधा उसने एटम का जो सेंटर पार्ट था जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं वहां पर गया, वो सीधा उसके कांटेक्ट में गया। तो अब होगा क्या बेटा, आप सभी को पता है कि भाई न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही उसकी तरफ जाएगा अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के बीच में एक फोर्स वर्क करेगी विच इज रिपल्सिव इन नेचर। उसका रिजल्ट ये होगा बेटा कि जो ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के डायरेक्ट उसमें आया था कांटेक्ट में, ठीक, ये वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा एंड अल्टीमेटली फाइनली we can say that it will come to rest बेटा। ठीक, तो रदरफोर्ड ने ये 3 ऑब्जर्वेशन करी, इसके बेसिस पे बेटा उसने 3
एक्सप्लेनेशन या आप बोल सकते हैं 3 कंक्लूजन दिए। ठीक, तो आपको ये डायग्राम अच्छे से देखना है। एक बात याद रखिएगा बेटा, जो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है ये इस बात को बताएगी बेटा कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो किस पोर्शन में हैं। बाकी ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास रोटेटेबल डिटेक्शन या आप बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप है बेटा, जिसकी हेल्प से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझा था बेटा, और हमने जब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझा तो वहां पर उसके जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ बातें समझ में आएंगी बेटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है बहुत ध्यान से देखेंगे। ये न्यूक्लियस है, ठीक, और आप सभी को पता है बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 2 चीजें होती हैं। पहले होते हैं बेटा प्रोटॉन्स और दूसरे होते हैं बेटा न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे किसी तरह का चार्ज नहीं है। तो हम न्यूक्लियस की तरफ जो छोड़ रहे हैं हम अल्फा पार्टिकल को छोड़ रहे हैं। तो यहां पर एग्जैक्टली होगा क्या, ध्यान से देखेंगे बेटा। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब सवाल उठता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से है बेटा। ध्यान से देखेंगे, इट इज द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस, इट इज द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस बेटा, ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है बेटा। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आप एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं बेटा कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस की जो सेंट्रल लाइन है उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब एक अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ छोड़ा गया तो इसे एक्चुअली में ऐसे जाना चाहिए था बेटा, ये मैंने इमेजिनरी बना रखी है, लेकिन अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि जब अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ छोड़ा जाता है तो एक पर्टिकुलर एंगल पर ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये जो एंगल है दिस इज थीटा बेटा। ठीक, तो जो इंपैक्ट पैरामीटर है बी, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस बेटा। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेटा तो इसकी वैल्यू होती है, इसको याद रखिएगा, b इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन k अल्फा। हेयर k अल्फा इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड value of k alpha is approximately 7.7 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। ठीक, तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। एक बात समझ लीजिएगा बेटा कि अगर b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, ठीक, इसका यह मतलब है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस की तरफ गया, सीधा न्यूक्लियस की तरफ गया, ठीक, और वापस आ गया बेटा, एंड डायरेक्टली एंड देन पार्टिकल विल फ्लाई बैक बेटा। कि अगर कहीं पर b की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका यह मतलब है बेटा कि जो पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, वो सीधा न्यूक्लियस की तरफ गया डायरेक्टली, और फिर जिस डायरेक्शन में वो गया था उसी डायरेक्शन में वो वापस आ गया बेटा। रीजन क्या था कि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर लिया बेटा। ठीक, अब समझते हैं बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को बेटा, कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ध्यान से देखना बच्चों।
ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक, ये न्यूक्लियस है, ध्यान से समझेंगे। अब आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, ठीक, ये न्यूक्लियस है और हम सभी को पता है बेटा कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? बहुत ध्यान से समझेंगे। अब मैंने आपसे कहा बेटा कि किसी एक अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ छोड़ा गया बेटा। ये कोई एक अल्फा पार्टिकल है जिसको न्यूक्लियस की तरफ छोड़ा गया बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। तो अब अल्फा पार्टिकल को जब न्यूक्लियस की तरफ छोड़ा जाएगा तो अल्फा पार्टिकल की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, ध्यान से समझेंगे। अल्फा पार्टिकल is having kinetic energy, अल्फा पार्टिकल इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी बेटा, और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, ठीक, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब इस अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ छोड़ा गया बेटा, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाने के बाद लेट्स से मैंने कहा वो है पॉइंट ए बेटा, वहां पर जाने के बाद अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बिकम जीरो। कहने का मतलब है कि यहां पर जाने के बाद जो ये अल्फा पार्टिकल होगा, पार्टिकल विल कम टू रेस्ट बेटा, पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे भाई पार्टिकल रेस्ट पर क्यों आ गया, एक बात समझिएगा बेटा, जो अल्फा पार्टिकल है भाई इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब बेटा पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल था ये तेजी से न्यूक्लियस की तरफ चल रहा था, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी जो इसे रोक देगी, अल्फा पार्टिकल यहां जाके रुक जाएगा बेटा। तो हमने ये कहा बेटा कि जहां पर जाकर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, वहां से अगर हम न्यूक्लियस के सेंटर तक की डिस्टेंस को मेजर करते हैं, न्यूक्लियस तक के सेंटर की डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान से समझिएगा बेटा, उस पर्टिकुलर पॉइंट से न्यूक्लियस के सेंटर तक की डिस्टेंस को जब मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेटा, उसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा गया है और इसे R0 से कैलकुलेट मतलब इंडिकेट करते हैं। अब इसे निकालेंगे कैसे, इस बात को समझिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ए पर जाने के बाद अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। भाई जब काइनेटिक जीरो हो गई, मिनिमम हो गई, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी बात को तो कहता है कि अगर काइनेटिक कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगी, और अगर पोटेंशियल कम है तो काइनेटिक ज्यादा होगी, ठीक। तो जब यहां काइनेटिक जीरो बन गई तो पोटेंशियल यहां मैक्सिमम होगी। अब एक बात समझिएगा बेटा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं U, तो इसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाय R बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखेंगे। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो इसका मतलब U की जगह लिख सकते हैं K अल्फा इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक। पहला चार्ज पार्टिकल है आपके पास अल्फा और इस पर चार्ज होगा 2e, प्रोटॉन के चार्ज का डबल, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हम लिखते हैं बेटा Z, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए हमारे Z, और एक प्रोटॉन का चार्ज है E, तो इसको लिखेंगे Ze अपॉन में R की जगह लिखेंगे R0, बिकॉज R0 इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
तो जब आप R0 निकालेंगे, R0 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2E, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ E इंटू ई है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया। गोल्ड फॉइल के लिए Z की वैल्यू होती है 79, एटॉमिक नंबर जो होता है गोल्ड फॉइल का होता है 79, अपॉन में आ चुका होगा K अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है बच्चा 7.7 इंटू 10 की पावर 6। मेगा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 और आगे लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, तो अब आपका आंसर आएगा बेटा मीटर में, अब आपका आंसर आएगा मीटर में। ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां से जो वैल्यू आएगी मीटर में वो बहुत ज्यादा छोटी होगी, और जब हम उसको फर्मी मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो R0 की वैल्यू हमारे पास आएगी अप्रॉक्सीमेटली 30 फर्मी मीटर बेटा। तो अल्फा पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 फर्मी मीटर है। याद रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर जाने के बाद अल्फा पार्टिकल फाइनली रेस्ट पे आ गया था और उसके बाद उसने अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करा, मतलब गया, रुका और अपने ओरिजिनल पाथ को फिर से रिट्रेस कर लिया बेटा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम न्यूक्लियस के सेंटर तक की डिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बेटा। एक बात और याद रखिएगा बेटा कि रेडियस ऑफ गोल्ड फॉइल बेटा, गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है दैट इज 6 FM बेटा, 6 फर्मी मीटर होती है। गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है दैट इज 6 FM बेटा, 6 फर्मी मीटर बेटा। तो आई होप आज आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम रदरफोर्ड के मॉडल को समझेंगे बेटा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे बेटा, अभी तक हमने इस पार्ट की जो बेसिक चीजें थी उनको समझा बेटा, ठीक। आई होप बेटा आपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, उनको एक बार आप अच्छे से बना लीजिए क्योंकि एग्जाम में उनकी ही आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा। अब यहां देखेंगे ध्यान से, अब आता रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेटा। रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया बेटा। अब उसने क्या बताया, इस चीज को ध्यान से समझेंगे बेटा। एटम कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल सेंट्रल रीजन, कि जो एटम होता है ये कोई एक एटम है जिसमें उसने कहा कि ये इसका एक एक्सट्रीमली स्मॉल सेंट्रल रीजन है, रीजन ऑफ स्पेस विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज। उसने कहा कि किसी भी एटम के अंदर एक स्मॉल सेंट्रल रीजन होता है, एक स्मॉल सेंट्रल रीजन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एटम का मैक्सिमम मास होता है बेटा वो उस स्मॉल सेंट्रल रीजन पे कंसंट्रेट करता है बेटा, ठीक। इस वाले स्मॉल पार्ट को उसने नाम दिया बेटा न्यूक्लियस, इसको उसने न्यूक्लियस कहा। रदरफोर्ड ने एक सिंपल सी बात कही बेटा कि एटम के अंदर एक स्मॉल सेंट्रल रीजन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एटम का मैक्सिमम मास होता है बेटा वो उस स्मॉल सेंट्रल रीजन पे कंसंट्रेट करता है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया बेटा, ठीक। अब यहां जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया था बेटा, उसने उसको सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर करा बेटा। कैसे सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर करा, चलिए इसको बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां देखिएगा, न्यूटन रदरफोर्ड ने एक सिंपल सी बात कही बेटा कि ये सन है, सोलर सिस्टम में ये सन है, और सन के चारों तरफ डेफिनेट ऑर्बिट में प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं। सन के चारों तरफ डेफिनेट ऑर्बिट में प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं बेटा। ये प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं बेटा, ठीक। अब यहां देखिएगा उसने अपने मॉडल को इस सोलर सिस्टम के साथ किस तरह से
वो करा, आप बोल सकते कंपेयर करा बेटा। सबसे पहले उसने ये कहा कि जैसे सोलर सिस्टम में सन की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है, सन की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये अट्रैक्टिव होती है नेचर में। कहने का मतलब है ये प्लेनेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है बेटा। ठीक, इससे होता क्या है बेटा कि जो ये स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्लेनेट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से ये जो प्लेनेट है ये सन के चारों तरफ एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं बेटा। कहने का मतलब है कि हर प्लेनेट की अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होती है जिसमें वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो सबसे पहले सन की ग्रेविटेशनल फोर्स आई जिसने प्लेनेट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाई, और उसके बाद सारे प्लेनेट सन के चारों तरफ एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। अब उसने ये कहा कि जैसे यहां पर प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सेम एज इट इज जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। कहने का मतलब है बेटा कि न्यूक्लियस पर चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही है, जिस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मतलब उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, उसकी वजह से वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ठीक, अब जो ये रदरफोर्ड का मॉडल था ये बिल्कुल सही चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा था। पहले पॉइंट पे मैंने आपको समझाया कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को जो सोलर सिस्टम था उसके साथ कंपेयर करा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव इन ऑर्बिट्स या ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस एज द प्लैनेट्स मूव इन द ऑर्बिट्स अराउंड द सन बेटा। ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थी बेटा। क्या कमियां थी, ध्यान से देखेंगे। हमने देखा बेटा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब यहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है बेटा, यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है वो ईएम वेव्स को एमिट करता है, ईएम वेव्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करता है इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसे मैं हटा देता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी रेडिएट करेंगे, ये एनर्जी एमिट करेंगे बेटा। ठीक, अब अगर ये एनर्जी एमिट करेंगे बेटा तो धीरे 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 ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्लो पढ़ते जाएंगे बेटा। अब अगर ये स्लो पढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस पर आकर फॉल हो जाएंगे, मतलब जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होगा बेटा। उसने कहा कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। देखिएगा, रदरफोर्ड ने कहा एन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट इज अंडर अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली बेटा, कि वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन के पास में। सो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट ईएम वेव्स, सो इट्स एनर्जी डिक्रीजेस एंड इट मूव्स स्पाइरल इनवर्ट्स, और ये स्पाइरल इनवर्ट्स मूव करना स्टार्ट करेगा एंड अल्टीमेटली फॉल्स इनटू न्यूक्लियस बेटा, और फाइनली ये न्यूक्लियस पे आके फॉल होगा। तो भाई इस तरह से तो जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होगा। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी बेटा। दूसरा समझते हैं बेटा, एज रेडिएटिंग इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ट्स इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी कॉन्टिन्यूअसली बेटा, एंड हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड ईएम वेव्स आल्सो इंक्रीजेस, और इस तरह से जो ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी, इमिटेड ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होगी बेटा। सो इट विल इमिट अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बेटा। इसका मतलब ये एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को इमिट करेगा, जबकि हाइड्रोजन एटम जो है बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए कभी भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, इसके लिए हमेशा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक, तो इसका मतलब बेटा जो रदरफोर्ड का मॉडल था
वो कहीं से भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक, क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी जिनको नील्स बोर जो थे उन्होंने सॉल्व करा था बेटा, और उन्होंने उसके बारे में आगे एक्सप्लेन करा था। तो बच्चों आई होप आपके आज के सेशन में आज आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपने इनके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।